पंथियों और कांग्रेसी को सिस्टम की ओर चलाते नहीं देखा है। और इतना निकम्मा नकारा आईटी सेल किसी पार्टी का हो नहीं सकता जितना इनका है। मैं आज कहता हूं कि आईटी सेल का आह्वान करा दीजिए और एक हमारा आह्वान करा दीजिए। उस दिन देख लीजिएगा किसके कहने पे ज्यादा भीड़ आती है। पूरा जो 2014 का मूवमेंट बना है वो सब इसी तरह से तो बना है। जो हिंदू थे वो साथ में आए थे। इनको लगता है कि साहब की सब कुछ बीजेपी ने कर लिया साहब, ये जो है वो इन लोगों ने सब कुछ कर लिया। जो आज जो है कह रहे हैं साहब कि तुम्हारे भरोसे क्या होता है, तुम क्या चीज़ हो, हम सब कुछ कर लेंगे, पता चलेगा अभी। और बिना मतलब ये ऐसा मुझे तो लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि वाकई योगी जी को पशुपेश में लाने के लिए कार्य किया गया। सुन्नत का कॉन्सेप्ट जानते हैं? जो काम हुजूर ने किए वो सुन्नत, जो होने दिए वो सुन्नत, और जिनको देख के मना नहीं किया वो भी सुन्नत होती है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारी हाई कमान ऐसा तो नहीं कि कुछ काम हो रहे हैं और उनको देख के चुप है, मुस्कुरा रही है या मना नहीं कर रही, इसलिए सुन्नत हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से आपको इतना बड़ा झटका लगा और उसके बाद आपको 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया उत्तर प्रदेश भाजपा को उसका अध्यक्ष देने में, तो ये बात तो पूछी जाएगी। और भाजपा जो कि काडर बेस्ड पार्टी है, जब काडर का कप्तान ही गायब है तो निश्चित तौर पर उसके अंदर थोड़ी बहुत तो कमी आई जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से आपको इतना बड़ा झटका लगा और उसके बाद आपको 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया उत्तर प्रदेश भाजपा को उसका अध्यक्ष देने में, तो ये बात तो पूछी जाएगी। और भाजपा जो कि काडर बेस्ड पार्टी है, जब काडर का कप्तान ही गायब है तो निश्चित तौर पर उसके अंदर थोड़ी बहुत तो कमी आई जाती है। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी और अवनीश जी, और इस जोड़ी को पुनः प्रणाम, स्वागत। आरंभ करता हूँ आज की चर्चा बाबा रामदास जी से। बाबा रामदास जी, ये बताएं कि ये बीजेपी के कितने आईटी सेल वालों को आप जानते हैं? सर मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताऊं। अवनीश जी बैठे हैं, अवनीश जी भी इस किस्से के गवाह है। अच्छा। अमित मालविया जी ने सोशल मीडिया राइटर्स की एक मीट कराई जिसमें बोला गया कि भैया जिसको आना है रजिस्ट्रेशन करो और आओ, जिसको आना है। तो हम लोग, अच्छा ये 10 साल पुरानी बात हो गई शायद अवनीश भाई, 10 साल पुरानी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन का ये कार्यक्रम था 2015 में। हम लोग अपने पैसे खर्च करके, मैं, अवनीश भाई, पुष्कर अवस्थी जी और बहुत सारे सोशल मीडिया राइटर्स जो है उन दिनों आए थे। कार्यक्रम हुआ, बड़े बड़े नेता, मतलब अमित शाह जी से लेके और बड़े बड़े लोग आए थे। कार्यक्रम के बाद अमित मालविया जी हमसे कहीं मिल गए बाई चांस, तो मैंने पूछा जी राम राम जी, मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं अजीत सिंह करप्ट के नाम से उन दिनों मेरी आईडी थी, यूट्यूब पे नहीं था, मैं फेसबुक पे था, और वी वर क्वाइट पॉपुलर, वेरी पॉपुलर रैदर। तो मैंने पूछा आप मुझे जानते हैं? कहते जी नहीं। मैंने कहा इनको जानते हैं? नहीं। मैंने कहा इनको जानते हैं? नहीं। मैंने तो पूछा भैया कौन सा आईटी सेल चला रहे हो जब तुम फेसबुक के सबसे पॉपुलर राइटर्स को ही नहीं जानते, तो कौन सा आईटी सेल चला रहे हो? सर इस आदमी ने हमारी पूरी बात तक नहीं सुनी, उठ के चल दिया। अच्छा, आप सोशल मीडिया मीट करा रहे हैं और उन दिनों सोशल मीडिया के नाम पे एक फेसबुक ही ज्यादा था, ट्विटर तो अभी नया नया शुरू हो रहा था, यूट्यूब तो था ही नहीं एक तरह से। यूट्यूब तो 2016 के बाद जब इन्होंने मोनेटाइजेशन शुरू किया तब पॉपुलर हुआ, तब पॉपुलर हुआ है। तो सर मैंने कहा कि आपने सोशल मीडिया मीट कराई, कम से कम इन 10 20 25 नाम थे टोटल, इनको पर्सनल इनविटेशन दे देते, इनकी व्यवस्था कर देते, इनको जोड़ के रखते अपने से, इनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेते, उनको कम से कम मटेरियल सप्लाई कर देते कि भैया ये ताजा मुद्दे हैं, उस पे ये मीम्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, इस पे लिखो, इन फैक्ट्स का इस्तेमाल कर लो। कुछ नहीं, हम लोग जो कुछ कर रहे थे अपनी स्वतः स्फूर्त ऊर्जा से कर रहे थे। अवनीश भाई आपको याद होगा। तो सर
इसके अलावा 2 बार अन्य जगह, एक बार आपको याद होगा जब मालिनी दी ने जो कार्यक्रम कराया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उसमें तो मैंने बकायदा खड़े होके ये ऑब्जेक्शन रेज किया था। मैंने कहा यहाँ पे इस वक्त सोशल मीडिया के 100 से ज्यादा धुरंधर लेखक बैठे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी का क्या उपयोग किया है आपने आज तक नैमिषीय अपने नाम से कार्यक्रम था। के पक्ष में? तो सर नैमिषीय ये तो नाम भगवान था उसका। भरोसे चल रहा है आईटी सेल, और जब तक तो इन कंपनियों ने, जिसका नाम मेटा, जो फेसबुक अब मेटा हो गई या व्हाट्सएप या जो भी है, जब तक इनकी कृपा थी हमको स्पेस मिलता था। आज तो सोशल मीडिया से टोटली हम लोग को खदेड़ दिया गया है, और उल्टे इनके सोशल मीडिया की तोप तलवार बंदूक हमारे ऊपर ही चलती है। मजे की बात यह है कि वो जी इसी जमाने में जो कांग्रेस प्रोपेगेंडा किया करती थी उसी को उठा के जो है ये आज प्रोपेगेंडा कर रहे। करे तुम कांग्रेसी हो, तुम कांग्रेसी अच्छा है अगर तो कांग्रेस तो क्या जान ले लोगे, क्या करोगे? नहीं नहीं, मुझे तो कई बार वामपंथी डिक्लेयर किया इन लोगों ने। तुम वामपंथी हो। और एक बार तो मुझे बाकायदा इनका फोन आ गया कि आप ऐसा क्यों लिखते हैं, आप ऐसी आलोचना क्यों करते हैं? तो मैंने पूछा कि तुमने हमें खरीद लिया है क्या? हमारी जो मर्जी आएगी हम लिखेंगे, जो हमको उचित लगता है, जहां आलोचना चाहिए वहां आलोचना करते हैं, जहां तारीफ चाहिए वहां तारीफ करते हैं। हम कोई तुम्हारे पेरोल पे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात कहने की कि मैं क्या लिखूंगा और क्या नहीं लिखूंगा, क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा? तो सर उसने, अच्छा बाकायदा फिर हॉट टॉक हुई। आपको मालूम है मेरे साथ जब हॉट टॉक होती है तो बहुत जल्दी गाली गलौज में बदल जाती है। मैं तो शुद्ध भोजपुरी में शुरू हो जाता हूं फिर। तो इनकी तोप हमारे ऊपर ही चलती है। मैंने आज तक इनको अपनी तोप जो है वामपंथियों और कांग्रेसी इकोसिस्टम की ओर चलाते नहीं देखा है। और इतना निकम्मा नकारा आईटी सेल किसी पार्टी का हो नहीं सकता जितना इनका है। अच्छा सर, मैं एक पर अभी अवनीश भाई को चर्चा में ले लेते हैं। इसका सबसे बड़ा दोषी इनफैक्ट मैं सर मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी को मानता हूं। इनके कार्यकाल में आई&बी सबसे नेग्लेक्टेड मिनिस्ट्री रही है, और उसका दोष है कि इनका आईटी सेल सबसे निकम्मा नकारा है, क्योंकि इनकी मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी सबसे निकम्मी नकारी है। जी अवनीश जी। जी सर देखिए, एक तो आईटी सेल के जितने लोग होते हैं मैं इन्हें न तो कंटेंट क्रिएटर मानता हूं न ये होते हैं। दरअसल ये कर्मचारी हैं। कर्मचारी कंटेंट क्रिएटर्स में फर्क होता है। तो इनका आईटी सेल कर्मचारियों से भरा है। कर्मचारियों को न कोई बौद्धिक प्रेरणा मिलती है, न उनके पास कोई बौद्धिक क्षमता होती है। कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह के सामने वो टाइपिंग का काम करते हैं, इससे अलग नहीं। बाबा जी ने अपना अनुभव बताया, मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक अनुभव बताता हूं, लखनऊ का। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 में आ गई थी। सुनील बंसल वहां संगठन के काम देखते थे, और ये चरित्र है भाजपा का, अच्छा है, इसे मैं अच्छा मानता हूं कि बंसल जी भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के सामने जो प्रदेश कार्यालय है उसी के ऊपर वाले एक कमरे में रहते भी थे। मेरे एक अनुज थे, वो कुछ पार्टी का काम वगैरह करते थे। तो पहला मौका था जब मैं प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के उस ऑफिस के गेट के अंदर गया। सुनील बंसल जी से उनको मिलना था, तो वो साथ में मुझे भी ले गए। मैं गया, सामने बैठा था। सुनील बंसल जी आए, वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। तो मुझे लगा कि सुनील बंसल जी मुझे नहीं पहचानते होंगे, तो मैंने कहा कि नमस्ते, मैं अवनीश शर्मा। तो उन्होंने कहा अरे, फिर उन्होंने आवाज लगाई, बोले अरे आप अपना नाम बता रहे हैं, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने आवाज लगाई, तो आईटी सेल जो उत्तर प्रदेश लखनऊ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के प्रथम तल से चलता है, आज भी चलता है, उसका एक लड़का आया, मुझे उस लड़के का नाम नहीं याद आ रहा, यंग लड़का। तो उसने देखते ही कहा नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। तब सुनील बंसल जी ने कहा कि आप लोगों की फेसबुक पोस्टों को कट कॉपी पेस्ट करके हमारे यहां लड़के अपने सारे पेजेस चलाते हैं।
अच्छा। तो ये तो संबंध है जी। ये मतलब ईमानदारी सुनील बंसल साहब की। और मैंने ये महसूस किया कि वहां पर 6-7 लड़के मुझे फिर निकलते समय दिखाई दिए, सबने मुझे नमस्ते किया। और मैं सर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उस प्रदेश कार्यालय में मैंने कदम रखा था। उसके बाद 1-2 बार और गया होऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। अब इनके आईटी सेल की हकीकत में बताता हूं। जो इनके आईटी सेल चीफ हैं, ठीक है, ये वीडियो पहुंचेगा। और बाबा जी ने अभी कहा ना, सर राम जी की गिलहरियों की तरह से 2013 से ये जो बाबा रामदास हैं और हम हैं, अजीत भाई थे पहले, ऐसे तमाम 1 दर्जन नाम हैं। ये सारे रिश्ते इसी सोशल मीडिया और फेसबुक पर हम लोगों के बने हुए हैं। आज ऐसा लगता है कि हम दम भरते हैं कि हम 15 साल 13 साल 14 साल पुरानी 1 दशक से ज्यादा हम लोगों की मित्रता हो गई। लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये फेसबुक जैसी सोशल मीडिया से निकले। 2014 में चुनाव होने के तुरंत बाद, सरकार बनने के बाद, फेसबुक से फेसबुकिए कैसे किस तरीके से सोशल मीडिया के राष्ट्रवादी वो जमीन पर उतरते हैं। ये पहली घटना मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान राष्ट्रवादी यात्रा, संवाद यात्रा, मई के तपते महीने में मैं, बाबा रामदास, पुष्कर अवस्थी जी और एक और हमारे सज्जन है शहरावत भाई, जिनको की भामाशाह, क्योंकि उस समय उन्होंने गाड़ी का प्रबंध किया और कहा कि मैं ड्राइव करूंगा। सर 500-500 हजार लोग आपके जयपुर में ही, बाबा रामदास जी, जयपुर में ही 1000 लोग इकट्ठे हुए। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर करते हुए हम लोग पूरा कम से कम वो 10 दिन की यात्रा थी। इनके सोशल मीडिया की मैं आपको ये इनका दम था ना कि तुम्हारे कहने से 4 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। सर दिल्ली में मंडी हाउस के सामने 500 लोगों की सोशल मीडिया मीट, वो जो ट्रैफिक पर हरे रंग का जो चौराहा होता है उस पर बैठ के किया है। सर ये क्या बात करते हैं। अब इनके आईटी सेल की मैं हकीकत आपको बताऊं, ये नौकरियां खोज रहे हैं और नौकरियां पा रहे हैं, ये तो इनका काम है। मुझे कोई वो नहीं है, मैं नाम ले लेके एक एक को गिना दूंगा। तुम 4 दिन सोशल मीडिया पे काम करते हो, किसी के साथ कट कॉपी पेस्ट करके अपनी 2 किताब छपवाते हो, उसके बाद तुम किसी यूनिवर्सिटी में अपने लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जुगाड़ करते हो, यही है तुम्हारी उपलब्धि। और तुमने परिक्रमा करके यही की है। मेरे पास कम से कम 6 से 7 ऐसे नाम है जो मैं आपको गिना दूंगा। तो ये इनकी हकीकत है। इसलिए मैंने इन बेचारों को कर्मचारी कहा। इनकी बदौलत 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक क्रांति नहीं हुई। इसीलिए मैं 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हो, कभी मैं उसको पॉलिटिकल सत्ता परिवर्तन नहीं कहता, मैं उसको कल्चरल रेवोल्यूशन कहता हूं। बहुत ताना मारा जाता था उस समय, ये कहा जाता था कि ये सब पेड अकाउंट है जितने भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, आप देखिएगा सरकार बनने के बाद ये गायब हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान गवाह है कि वो संख्या बढ़ी, मल्टीप्लाई हुई, एडिशन नहीं हुआ। तो ये कौन लोग थे? ये राम जी की गिलहरियां हैं, स्वतंत्र गिलहरियां हैं, जिन्होंने अपने पैसे लगा लगा के अपना समय खर्चा। मैं सर naukri.com मेरा लास्ट असाइनमेंट था, जब मैंने उसके बाद फुल फ्लेज उसमें आ गया अपना इवेंट के काम में। मेरे पिताजी कहते थे 2013 में कि अरे यार नौकरी बचेगी नहीं बचेगी। मैं वर्क फ्रॉम होम उस समय करता था, क्योंकि मैं फार्मा क्लस्टर का हेड था साउथ एशिया। मैं सर केवल लॉग इन करता था और पिताजी को यह कहता था कि नहीं नौकरी बचेगी। और ये अकेला कोई बाबा रामदास जी, कोई संजय दीक्षित जी, कोई अवनीश प्रिय शर्मा का काम नहीं है। ऐसे करोड़ों लोगों ने ये किया है। मैं करोड़ों कह रहा हूं, लोग कहेंगे बहुत ज्यादा फिगर है। जी हां, जिसने भी 2013-14 से, जिस समय सोशल मीडिया पर वामपंथियों का कब्जा था, वहां पर जिसने भी अगर एक कमेंट भी किया है ना, अब नाम लेने का है, मालिनी दी का नाम बाबा जी ने लिया, मैं वो मेरी दीदी समान है, बिल्कुल है। आज 15-18 मतलब 2 दशकों का संबंध है, पारिवारिक संबंध है। वो एक बात कहती थी सोशल मीडिया पे किसी भी राष्ट्रवादी, मेरा मजाक थोड़ा मजे लेती थी, वो कहती हैं कि अगर किसी भी महिला के बारे में जो राष्ट्रवादी है, जो थोड़ा रिएक्ट करती हैं या लिखती हैं, अगर उनके बारे में तुम्हें पता करना हो तो ये सामने बैठे। तो अब मैं बताता हूं क्यों कहती थी। ये वो दौर था सर जब वामपंथी वालों पर हम लोग जाते थे, 5, 7, 8, 10 लाइक, और कमेंट में वहां पर दिन भर हम लोग जूते खाते थे वामपंथियों के। वो संगठित तरीके से आते थे, वो ताना मारते थे कि तुम लोग महिलाओं को दबा के रखते हो, एक भी महिला तुम्हारे यहाँ कमेंट तो छोड़ो, मतलब पोस्ट तो छोड़ो, कुछ लिखना तो छोड़ो, उनको लिखने की स्वतंत्रता नहीं है।
मैं सर खोज खोज के, हम सारों ने ये काम किया है। कोई भी अपनी बच्ची, कोई भी अपनी महिला हल्का सा भी अगर कमेंट करते हुए दिखाई दे जाती थी तो हम उनके इनबॉक्स में जाते थे बिना कोई संकोच किए, और वहां लिखते थे कि आप इसको पोस्ट बनाएं, 2 लाइन की पोस्ट बनाएं और इसको लिखें, पोस्ट करें। तो ये स्वतः स्फूर्त लोगों द्वारा हुआ है, जिन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स लगाए हैं, अपना समय दिया है, तब हुआ है। इसीलिए इन बेचारे कर्मचारी हैं सर, इनके बूता का तब कुछ न था, न आज कुछ है और न कल कुछ रहेगा। ये कट कॉपी पेस्टिए हैं, तो ये ना कंटेंट क्रिएटर्स हैं, न इन्हें इनके पास तथ्य होते हैं, न इनके पास समझ है। तो ये सरकारी कर्मचारी जैसे नहीं होता, सारी सरकारी कर्मचारी तो गलत मैंने बोल दिया। एक नाखादा कर्मचारी जो केवल अपनी तनख्वाह, अपनी सुविधाएं, सर मैंने हवाई चप्पल से कम मैं जिन 6-7 नामों की बात कर रहा हूं, हवाई चप्पल से इन सबों को मैंने धन्ना सेठ होते हुए देखा है, कमीशनबाजी करते हुए देखा है। और आज वो किन स्थितियों में, नाम खोल दूं तो इनकी स्थितियां खराब हो जाएंगी। जानने वाले सब जानते हैं, जिसको भी सोशल मीडिया जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी उनके आईटी टीम से जुड़ा है, वो सब नाम जानता होगा। तो सवाल ये है सर कि राष्ट्रवाद किसी पार्टी के बदौलत नहीं, हम तीनों में से कोई तो मिसकाल वाला मेंबर भी नहीं है भाजपा का, जितने भी एक्टिव लोग हैं। कई बार लोगों ने कहा कि आप सक्रिय मेंबरशिप ले लीजिए। मैंने कहा भाई साहब, जिस दिन ये काम हो जाएगा ना, तो जो भी 2-4 लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो पढ़ना छोड़ देंगे और सुनना छोड़ देंगे। तो सर इनकी बिसात नहीं है, ये सरकारी कर्मचारी हैं, इनको पेट पालने दीजिए। ये पेट पालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, सिवाय सरकार को गिराने के, नीचे करने के। और जो उनके 24 कैरेट समर्थक है, मैं 24 कैरेट कहता हूं, जो सिर्फ राष्ट्रवाद जीते हैं, आज मोदी जी हैं, कल को कोई होगा, उससे अर्थ नहीं है। लेकिन इन्हें कम से कम इस तरह की बेवकूफियों से बचना चाहिए। इन्हें कम से कम हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जो एक मैनेज्ड तरीके से आक्रमण हो रहे हैं, वो करने से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए साहब, 2000 हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्यों ब्लैकमेल करेंगे? आपसे हमारा रिश्ता क्या है भाई? वैचारिक रिश्ता है, इसके अलावा थोड़ी ना रिश्ता है। कोई आपके मंत्री जी नाराज हो जाएंगे तो हमारी बला से नाराज हो जाए, हमसे क्या मतलब है इससे? हैं सर, हमसे क्या मतलब है? अभी मैं देख रहा था कि ये जो यूजीसी का मामला चल रहा है ना, तो यूजीसी के मामला में वो नेहा जी जो है वो बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छे से उन्होंने जो है वो पूरा रखा है सबके सामने, वेरी लॉजिकल। तो उनको बोल रहे हैं कि अच्छा आप यूथ फॉर इक्वालिटी में हैं, यूथ फॉर इक्वालिटी में केजरीवाल था। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि यार वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो केजरीवाल का, अन्ना हजारे का था, उसको तो बीजेपी आरएसएस ने भी सपोर्ट किया था, नहीं किया था? सर आरएसएस का सपोर्टेड बताया गया, ये भूल जाते हैं कि इन्होंने किसको किसको सपोर्ट किया था। और मैं कहता हूं सपोर्ट नहीं भी किया था सर, लेकिन कांग्रेसी और खुद सारे कांग्रेसी जो इनके घर में बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि उन्होंने सपोर्ट ना भी किया हो सर, लेकिन उसका बेनिफिशियरी कौन रहा? उसका बेनिफिशियरी आप ही रहे भाई। 2014 के इलेक्शन में उसके लाभार्थी तो आप ही रहे ना, सीधे सीधे। उसका राजनीतिक लाभ आपको मिला। तो आपने किया हो ना किया हो, ठीक है भाई, आपके भाग्य। सर जब अवार्ड वापसी हो रही थी, मैं एक और छोटी सी घटना बताऊंगा। अवार्ड वापसी जब हो रही थी, अवार्ड वापसी के खिलाफ केवल फेसबुक के राष्ट्रवादी इनिशिएटिव से, दर्शक कंफर्म करिएगा, जो भी पुराने दर्शक हैं, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से और राष्ट्रवादी हैं, वो कमेंट करके बताएंगे सर। मेरा एक परम मित्र उस समय एक बड़े चैनल में बड़े पद पर था, उसने मुझे फोन किया, बोले यार राजपथ पर हमको एक दूसरी ओटी वैन भेजनी पड़ी है, क्या चक्कर है? तुम लोग कितने लोगों को लेके आ गए हो? बोला नहीं भाई, ये फेसबुक का स्वतःस्फूर्त उद्घोष था और इससे उतरे हैं लोग। सर 1 लाख प्लस भीड़ केवल फेसबुक से। कौन था वहां पे? आईटी से लिया, कौन था वहां पर? किसी संगठन का आदमी, सारे एक दूसरे को जानने वाले। बाबा जी इस बात के गवाही हैं, नीचे दर्शक भी बताएंगे कि हाँ किस तरीके से उतरे। अवार्ड वापसी हुई संगीत नाटक एकेडमी के सामने, साहित्य अकेडमी के सामने। कौन लोग थे जो खड़े होते थे? आप थे। इसीलिए सर इन बेचारों को मैं कर्मचारी से ज्यादा और कुछ नहीं मानता। अवनीश भाई जी, मैं आज कहता हूं कि आईटी सेल का आह्वान करा दीजिए और एक हमारा आह्वान करा दीजिए। उस दिन देख लीजिएगा किसके कहने पे ज्यादा भीड़ आती है। बैक टू बैक करा लीजिए, आज और कल ऐसे करा लीजिए। हाँ सर, इनको इस तरह की मौका परस्ती नहीं करनी चाहिए। और एक चीज और, ये नहीं जानते
कि इस तरह की नाबालिग हरकतें करके ये विचारधारा का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये गांठ। अवनीश भाई, एक हाँ। और मैं किस्सा 2 मिनट में याद दिला देता हूं आपको भी। सर, आर्टिकल 35A 370 एबॉलिश करने का जब भूमिका बनने लगी देश में, तो 35A को तो कोई जानता तक नहीं था। तो एक संघ से ही जुड़ा हुआ सेल, किसी ने उनको बताया कि आप इन लोगों को अप्रोच कीजिए, ये आपकी बात जनता तक पहुंचाने में मदद करेंगे। फोन आया, हमने कहा जी हम जरूर जुड़ेंगे। बोला आप 35A के बारे में जानते हैं? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जानते, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। बोला जी इसी के बारे में बताया जाएगा, तो आप एक काम कीजिए, आप लोग आइए और एक छोटी सी मीटिंग रख लेते हैं, कुछ लोगों को बुला लीजिए। सर, मैंने अपनी वॉल पे दिल्ली के लोगों को आह्वान किया कि आप लोग आइए और 370 और 35A पे एक गोष्ठी होगी। सर, गोष्ठी का आयोजन कर दिया गया। जब आयोजक महोदय आए तो उनके हाथ से तोते उड़ गए। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते दादा हम तो 10-15 लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। थे कितने? 10-15। मैंने कहा 10-15? कहते दिल्ली की बैठकों में 10 ही 15 बड़ी मुश्किल से आते हैं। सर 200 लोग आ चुके थे। मैंने कहा अभी तो शुरुआत हो, भी तो आएंगे। और सर उनको आनन फानन में एक बड़े हॉल की व्यवस्था करनी पड़ी। प्रवासी भवन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। उन्होंने सोचा था गार्डन में करा लेंगे। उनको जो है 300 कैपेसिटी, और 300 कैपेसिटी में सीढ़ियों पर खड़े थे लोग। जैम पैक हो गया था हमारे एक आह्वान पे। मुझे याद है अवनीश जी भी उस मीटिंग में आए। उसके बाद हमने ऐसी 10 मीटिंग्स की। लखनऊ कराया हमने, लखनऊ कराया। उसके बाद वही सम्मेलन लखनऊ में कराया, वही सम्मेलन जम्मू में कराया, उसके बाद वही सम्मेलन त्रिमूर्ति भवन में कराया। सर त्रिमूर्ति भवन में इतनी भीड़ आ गई कि पुलिस बंदोबस्त करना पड़ा था। वहां पे कुछ कश्मीरी जो हैं वो भी आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। वहां पे एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होनी थी, यही धनखड़ साहब आए थे चीफ गेस्ट। अवनीश भाई आपको याद होगा, आप भी थे उस कार्यक्रम में। और उसमें युवाओं के 2 संगठन फिर बाद में इन्वॉल्व हुए। समर्थ स्टडी सर्किल मुझे याद आता है नाम, और जम्मू कश्मीर स्टडी सर्किल। ये 2 नौजवानों का ऐसा संगठन था जो ग्राउंड पे काम करते थे। और स्वतः फूर्त वो उत्साहित होकर जब एक कार्यक्रम हुआ, तो उसके बाद वो सीरीज कार्यक्रम हुआ, और बहुत सारे लोगों ने 35 कैपिटल ए के बारे में पहली बार जाना 370 के बाद। तो ये आईटी सेलियों को बदौलत हुआ है सर। मूवमेंट बन गया देश में। हाँ, पूरा जो 2014 का मूवमेंट बना है वो सब इसी तरह से तो बना है। जो हिंदू थे वो साथ में आए थे। इनको लगता है कि साहब कि सब कुछ बीजेपी ने कर लिया साहब, ये जो है वो इन लोगों ने सब कुछ कर लिया। जो आज जो है कह रहे हैं साहब कि तुम्हारे भरोसे क्या होता है, तुम क्या चीज हो, हम सब कुछ कर लेंगे, पता चलेगा अभी। और बिना मतलब ये ऐसा, मुझे तो लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि वाकई योगी जी को पशुपेश में लाने के लिए कार्य किया गया है। बाबा जी क्या सर, एक बार जरा क्वेश्चन रिपीट करिएगा। क्या कि ये जो यूजीसी वाला कार्यक्रम और ये जो जिस तरह से ये अटैक वगैरह किए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वाकई योगी जी को दुविधा में डालने के लिए, उनके जो इलेक्शन आने वाला है उसमें दुविधा उत्पन्न करने के लिए कार्य किया गया है? नहीं सर, मैं ऐसा मानता नहीं हूं, क्योंकि देखिए लेकिन जो सारी मूर्खताएं हो रही हैं वो ले तो उसी तरफ जा रही हैं। सर मूर्खों से मूर्खताएं तो होंगी सर। ये आईटी से लिए इनके दिमागी स्तर को कुछ ज्यादा मत मानिए सर। आप कह रहे हैं इनसे मूर्खता हो रही है। आप मुझे ये बताइए सर, केंद्रीय नेतृत्व या उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से ऐसी मूर्खता तो नहीं हो रही ना? अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि इनके प्रवक्ता मतलब जो नेतृत्व की और केंद्रीय नेतृत्व की भी तो है। अरे तो सर ये तो 2000 आपको वो मोहनलाल यादव रोज बैठ के क्या बयान देते हैं, उनको कौन रोकेगा? तो सर इनके लंपट हैं, ये खुद रोकेंगे। और एक चीज तो है, इनका MIS अब शक के दायरे में तो है सर। प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख पे कैसे आ गए बनारस में? प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्ति 1.5 लाख में कैसे आ गया? इसका मतलब है कि प्रॉपर सूचना नहीं जा रही थी। बहुत सारी चीजें, अब क्या कहें सर, बिल्कुल भ्रामक सूचनाएं जाती। और अभी आपने बाबा जी से पूछा, लेकिन मैं इसे अब जरूरी समझता हूं। उत्तर प्रदेश में एक गंभीर नकारात्मक प्रयास चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व इसमें इन्वॉल्व नहीं है।
मैं पूरे भरोसे से बता रहा हूं सर आपको। लेकिन यहां एक ऐसा नेगेटिव कार्य योजना जिस पर काम हो रहा है विद इन दी भारतीय जनता पार्टी हो रहा है। योगी जी तक सूचनाएं भ्रामक तरीके से पहुंच रही हैं। और ऐसा नहीं है सर, हमको आपको बैठ के यहाँ टिकट नहीं किसी से लेना है और किसी से वो नहीं करना है कि फलाने नेताजी नाराज हो जाएंगे तो हाँ कि हमरा तो टिकटवा कट जाएगा, है ना। लेकिन ये बात सही है सर कि 2014 से और 2017 से उत्तर प्रदेश में जो एक दूसरे तरह की धारा चली है ना, इस धारे को अगर कहीं से डेंट हुआ ना तो बहुत नुकसान होगा सर, पीढ़ियों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मुखर तो होना पड़ेगा। और मैं हल्का संकेत दे देता हूं, किसी जाति वाले विधायकों का कोई इसमें रोल नहीं है। इसमें संगम नगरी के वो मंत्री साहब हैं, सुन लें जहां भी हों, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि ये उनका थोथा घड़ा जो है वो बहुत ज्यादा पकेगा नहीं, ये टूट जाएगा उसके पहले ही। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को भी अपने आंख कान खोलने पड़ेंगे। एक गतिविधि ऐसी चल रही है, निश्चित तौर पर चल रही है, लेकिन केंद्रित नेतृत्व उसमें इन्वॉल्व है। इस तरह के संकेत मेरे पास तो नहीं है। अब हो तो फिर अभी अलग है जो चीज। अच्छा सर, राजनीति में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी संभावना को आप नकार सकते हैं? जी जी बाबा जी। सुन्नत का कॉन्सेप्ट जानते हैं? जो काम हुजूर ने किए वो सुन्नत, जो होने दिए वो सुन्नत, और जिनको देख के मना नहीं किया वो भी सुन्नत होती है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारी हाई कमान ऐसा तो नहीं कि कुछ काम हो रहे हैं और उनको देख के चुप है, मुस्कुरा रही है या मना नहीं कर रही, इसलिए सुन्नत हो रही है। लेकिन सर एक चीज बताएं, यूपी में ऐसा एक व्यक्ति ऐसा कोई प्रयास कर रहा है, हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत। फिर हुजूर कौन है? अरे तो सर हुजूर गड़बड़ा जाएंगे, 27 के बाद 29 आता है सर, ये भी जान लें हुजूर। तो मुझे ये बताइए कि अगर हुजूर मना नहीं कर रहे हैं, भाई ठीक है, माना हुजूर ने हुक्म नहीं दिया, पर हुजूर के सामने हो रहा है और हुजूर मुस्कुरा रहे हैं या मुस्कुरा नहीं रहे, तो हुजूर ने मना नहीं किया, तो ये सुन्नत है। मैं तो इसको मानूंगा ये हुजूर की मर्जी से हो रहा है। हुजूर की सुन्नत है। ये अच्छा है, इसका उपयोग किया जा सकता है। और आगे इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो हुजूर की सुन्नत है। हाँ, जो कुछ हो रहा है वो हुजूर की सुन्नत है। अरे वो गाना नहीं है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब अल्लाह जानता है। नहीं सर, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा अति आत्मविश्वास से परे होना चाहिए और एक रिशफल। अच्छा, अभी एक घटना बता दूं मैं उत्तर प्रदेश का ही। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह अभी जब गए थे एक दौरे पर, और उन्हीं के एक विधायक जिनके आगे राजपूत हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, समथिंग राजपूत नाम है, उन्होंने घेराघारी की, अपनी जेन्युइन शिकायत थी, अनजेन्युइन थी, पार्टी जाने। लेकिन अब देखिए दो तरह की चीज आई। लखनऊ से ये कहा गया, भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली कहा पार्टी में कि उनको हम लोग सो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं। विधायक जी ने आज सुबह बाकायदे पब्लिक डोमेन में, मेरे पास तो कल सूचना आ गई थी, लेकिन विधायक जी पूरे मूड में अपने क्षेत्र से चले आए लखनऊ। उन्होंने कहा कि हमको कोई ऐसी नोटिस नहीं मिली है। अब बताइए आप, एक तरफ विधायक कह रहे हैं कि हमको कोई नोटिस नहीं मिली है, और मंत्री का मामला है, स्वतंत्र देव सिंह पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश के, सीनियर मिनिस्टर हैं। तो अब इसमें क्या रोल है सर? संगठन कहां है, सरकार कहां है? ये तो सरकार और संगठन के बीच का मामला है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस में कोई ना कोई है, और फिर वही है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह जानता है। तो फिर अल्लाह को भी खतरा हो जाएगा सर इस समय। अल्लाह, वो जो नए अध्यक्ष जी हैं वो ब्राह्मणों को चेतावनी देने के बाद गायब हो गए, कहाँ है वो? सर वो घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हमको तो यही नहीं समझ में आता कि मतलब उड़ता तीर लेने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज वामपंथियों से एक चीज सीखनी चाहिए। वामपंथी सन्नाटा बहुत अच्छी जगह पे सही टाइम पे खींचते हैं। उन्हें यह पता होता है कि किस चीज पे खूब बोलना है, किस चीज पर चुप रहना है। भैया अगर तुम कुछ अच्छा बोल नहीं सकते तो चुप रहो। इस तरह की क्या आवश्यकता है करने की? तो आजकल तो उनका अभी वो क्या कहते हैं, हनीमून पीरियड चल रहा है ना सर। वो जगह जगह दौरे कर रहे हैं, उनके बैनर लग रहे हैं बड़े बड़े, वो उसी में प्रसन्न है। कुछ दिन पहले मैं अपने
गृहनगर में था तो हमारे बगल से गुजर रहे थे, सुनामार जिंदाबाद मुर्दाबाद, अरे सॉरी मुर्दाबाद नहीं, लेकिन वो पोस्टर वोस्टर लगे। तो अभी वो उनको उम्मीद थी नहीं कि हमको बना दिया जाएगा अध्यक्ष, तो वो भाई सांसद रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन वो एक दूसरे ही फेज में चल रहे हैं। लेकिन एक बात तो है सर, एक सवाल तो मैंने पहले भी उठाया, फिर उठाऊंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से आपको इतना बड़ा झटका लगा और उसके बाद आपको 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया उत्तर प्रदेश भाजपा को उसका अध्यक्ष देने में। तो ये बात तो पूछी जाएगी। और भाजपा जो कि काडर बेस्ड पार्टी है, जब काडर का कप्तान ही गायब है तो निश्चित तौर पर उसके अंदर थोड़ी बहुत तो कमी आई जाती है। अब ये देखना है कि नए अध्यक्ष साहब कौन लेके आते हैं। लेकिन सर सबसे ऊपर जो बड़ी बात है, जैसे हम लोग फिल्मों के बारे में सोचते थे, सुनते थे पहले कि जनता की बेहद मांग पे, सर प्रॉब्लम यह है कि, और मुझे लगता है कि ये इनके लिए एक और संकट है। ये समझते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं और हमारी वजह से है, चाहे आईटी से लिया हो, चाहे भाजपा के जितने लोग हों। लेकिन सवाल यह है कि सर पार्टी के से 2 कदम आगे जनता चल रही है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। तो ये थोड़ा अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि चिंताजनक है। और एक चीज तो और है सर, कि पार्टी का काडर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की अपनी मशीनरी हो, चाहे इनका आईटी सेल हो, इन्हें कम से कम जन भावना का अपमान इससे बचना चाहिए। नहीं है तो आप चुप रहिए ना, सरकार आपकी परफॉर्म कर रही है, चाहे सेंटर की है चाहे यहां है। जब जो बातें समाज को बुरी लगेंगी, असंतोष होगा, समाज अपना प्रगटीकरण करेगा, उसका निदान होगा। नहीं आपसे होगा, कोर्टों से होगा। आपने इनिशिएटिव लिया, तमाम और लोगों ने इनिशिएटिव लिया, चीजें आई। लेकिन कम से कम आप इस तरीके से अपने विचारधारा के लोगों को प्रताड़ना देने की शैली में तो मत आ जाइए ना, इससे आपका नुकसान होगा साहब। और डीमोटिवेशन ये गलत चीज है, और स्वतःस्फूर्त लोगों का अगर डीमोटिवेशन होगा तो फिर इनके लिए नुकसानदायक है, विचारधारा के लिए नुकसानदायक है अंततः। तो मुझे उम्मीद यही है कि सर करेक्शन तो होगा, लेकिन इनको अपना MIS तो सही करना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। 2024 में प्रधानमंत्री जी तक सही सूचनाएं बनारस से नहीं पहुंच रही थी। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल ढकी छुपी बात नहीं है। किस तरीके से लोगों ने गलत सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं, सब ठीक है सब ठीक है, ये किया प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र से किया, ये बिल्कुल सही बात है। पिछला विधानसभा चुनाव में आपको बता दूं सर, योगी आदित्यनाथ जी और मेरी विधानसभा एक है, एक ही विधानसभा है। आप मुझे ये बताइए, जिस विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी अपना मत डालते हैं, ईवीएम दबाते हैं, वहां का विधायक मात्र 4400 वोटों से जीतता है। मेरे क्षेत्र का विधायक, योगी जी का क्षेत्र का विधायक 4400 वोट से, और फिर आप उसको दूसरी बार रिपीट भी करते हैं। क्यों किया आपने? तो ये चीजें तो देखनी पड़ेंगी सर इनको, वरना वही है कि आप 146 वोट, 45 वोट, 42 वोट, तो इससे आपकी शक्ति क्षीण होगी। तो MIS तो मजबूत करना पड़ेगा, और बाकी ये कर्मचारियों से कोई उम्मीद नहीं है सर, ये किसी लायक नहीं है। अब थोड़ा पॉलिटिकली अगर देखें तो आप देखें कि बाबा जी से पूछूंगा कि मायावती ने इस अवसर को सबसे तेजी से पकड़ा है, और उन्होंने जो ये रोष हो रहा था वो ब्राह्मणों पर टारगेटेड अटैक हो रहे थे। यद्यपि ये कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कार्यवाही हुई, लेकिन अनेक स्थानों पर कार्यवाही नहीं हुई, खासतौर से मध्य प्रदेश में। हाँ, तो मायावती ने तुरंत वो कार्ड खेल दिया और कह दिया कि साहब ये जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा UGC पे भी आ गया कि साहब ये गलत हो रहा है और सबको समान मिलना चाहिए, सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और जब वो स्थगन हुआ तब भी उसका स्वागत किया, और अभी भी वो ब्राह्मणों के लिए बोल रही हैं। अच्छा, लोग ये भी याद कर रहे हैं कि साहब SC/ST एक्ट का दुरुपयोग जो है वो मायावती के राज्य शासन काल में सबसे अधिक सख्ती से लागू हुआ था। जी बाबा जी। सर मुझे याद है 2007 से पहले यही कांशीराम जी और यही मायावती जी क्या नारे दिया करती थी, ठाकुर बाभन और भैहार इनको मारो। उसके तिलक बाद तराजू और तलवार।
नहीं सर, ये तो आप लोग नेशनल मीडिया में सुनते थे। हमारे यहाँ गांव में क्या चलता था, वो ठाकुर बाभन और भुइयार, तिलक तराजू नहीं। तिलक तराजू तो बाद में रिफाइन होके आया, ओरिजिनल नारा था ठाकुर बाभन और भुइयार। उसके बाद सर वहां से पता नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है तक का मायावती जी का सफर। और 2007 से 12 के दौरान ब्राह्मणों, उस चुनाव से पहले ब्राह्मणों के साथ मायावती जी की जुगलबंदी, सतीश चंद्र मिश्रा जी का पार्टी में आगमन और उनके द्वारा बनाई गई स्ट्रेटेजी से पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का बसपा को वोट देना। और उसके बाद ब्राह्मणों ने बसपा का परित्याग कर सपा का दामन थामा 12 से 17 के बीच में, और 17 के बाद अब तक भाजपा के साथ हैं। परंतु भाजपा से पहले सपा और बसपा दोनों को बराबर प्रसाद वितरण कर चुके हैं पंडित जी लोग। ये एक कड़वी सच्चाई है, ध्रुव सत्य है। और पंडित जी लोग वापस पाला बदल सकते हैं। ये इमेज पंडित जी लोगों ने खुद बनाई है, क्योंकि सपा बसपा और उससे पहले कांग्रेस में तो खैर सदियों से रहे हैं। तो सर पंडित जी लोग ने अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि इनको वू किया जाए। ये तो अच्छी बात है, किसी भी सक्षम वोट बैंक को ऐसा करना चाहिए। हाँ, किसी भी, तो सर बात ये ना, प्रतिबद्धता पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना। इसका मतलब सत्ता की मलाई खाने के लिए सपा में भी जा सकते हैं, बसपा में भी जा सकते हैं, वापस कांग्रेस में भी जा सकते हैं। तो क्या एमएम के साथ भी चले जाएंगे? मेरा एक सवाल है, छोटा सा मासूम सा सवाल है। अगर सत्ता की मलाई तो नहीं जाएंगे, लेकिन सत्ता की मलाई अगर कल मुस्लिम लीग में मिलेगी कहीं पर, तो मुस्लिम लीग के दोने में भी खा लेंगे ना सत्ता की मलाई? एक सवाल है इस तरह। लोगों को मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, मैं बहुत ज्यादा शुगर कोट नहीं कर रहा हूं। अवनीश जी बताएंगे। अवनीश जी आप बताइए। बिल्कुल सर, 2007 से वो तिलक तराजू वाला तो सब रिपीट हो ही गया। उसके बाद फिर ब्राह्मण ने शंख बजाया, हाथी दौड़ा गया, ठीक है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आया, मिश्रा जी की सोशल इंजीनियरिंग भी आई, सब कुछ आया। लेकिन सवाल ये है सर कि निश्चित तौर पर ब्राह्मण तो राजगुरु रहा है ना, तो राजा से 6 इंच ऊपर बैठने की आदत तो कई बार ये विचलन होता है। लेकिन अब ऑन सीरियस नोट आपको बताऊं, ये चीज मायावती जो अपीज करने की कोशिश कर रही हैं वो अब संभव नहीं है। गंगा जमुना में पानी काफी बह चुका है। जिस तरीके से 2014 में कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसे मैं बार बार कहता हूं, वो जब आया है तो सत्ता 3 बार ऐसे नहीं आ गई, अस्थायित्व तो हर वोटर वर्ग में आया है। वरना 2014 से 19 तक एक सत्ता आ जाती है, 19 से फिर रिपीट हुई, 24 में फिर रिपीट हुई। इसका अर्थ है कि ये बताता है। और सबसे रिसेंट अगर उदाहरण देख लें तो महाराष्ट्र का बताता है। लोकसभा में भी महाराष्ट्र तैयार था, आप वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए। विधानसभा में उसने उठा के पटका, फिर निकाय में उठा के पटका, फिर बीएमसी में उठा के पटका। तो यानी केंद्र में भी आप देख लीजिए 14, 19, 24। तो पैन इंडिया जो एक माहौल बना है कि एक राष्ट्रवादी राजनीति जो कि सनातन की स्थापना पर काम कर रही है, ठीक है, बीच में कुछ डिसीजंस हैं, तो वो तात्कालिक नाराजगी और नाराजगी शब्द से भी ज्यादा मैं आमर्श कहूंगा। और किसी भी समाज को अपने ऊपर अगर कोई इस तरह का एक नया खतरा, जबकि आपके पास उदाहरण हैं ST/SC के दुरुपयोग होने के, तो ऐसे में चीजें आएंगी तो ठीक है, वो अलग चीज है, वो घर की बात है। मुझे अनुपम मिश्रा भाई की बात बड़ी अच्छी लगी कि भाई देखो, मैंने उनका ट्वीट देखा था, उन्होंने कहा कि भाई हम अपने ही लोगों से शिकायत करेंगे ना, हम दूसरे से शिकायत थोड़ी न करने जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो मान कहाँ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि तुम जो है वो बिकाऊ हो। सर ये मैंने फिर यही कहा ना कि ये कर्मचारियों की बात पे मत जाइए सर। मैं इनको 2 पैसे का भाव की आवश्यकता नहीं है सर।
इनको 2 पैसे की, ये कर्मचारी हैं सर, ये 10 से 5 नौकरी करके अपना रोटी कमा रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इनमें से कुछ का आप देखिएगा सर, किसी डिग्री कॉलेज में टीचर की नौकरी ये पा ले रहे हैं, कहीं पर इधर जा रहे हैं। क्यों नाम खुलवा रहे हैं सर? मैं तो बड़ा बदमाश आदमी, मैं अभी भरभरा के नाम सारे खोल दूंगा, फिर ये ततैया की तरह इधर उधर घूमेंगे। नहीं खोलिए ना, क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ तो सब खुला है। सर देखिए, जो एक अस्थायित्व आया है मतदाताओं के मन में। एक सामने मुझे ट्वीट दिख रहा है, तुषार गुप्ता जी हैं, ये भी IT सेल टाइप के ही हैं। अब IT सेल से तनख्वाह मिलती कि नहीं मिलती पता नहीं, आप चूंकि सबको जानते हैं तो बताएंगे। ये अभी लिख रहे हैं सामने, कह रहे हैं कि साहब की 2021 में एक जो एक्टिविस्ट थे वो कहते थे कि साहब की बीजेपी सपोर्टर्स को स्टेडियम में मार्च करके, जब वो पार्टी पावर से जाए, और वहाँ उनको जो है वो एक साथ उनके ऊपर मुकदमा चला के, और डिफेंस लॉयर भी नहीं देना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि ये ट्वीट उनके लिए है जो सोच रहे हैं कि बीजेपी इक्वल टू एनी अदर ऑपोजिशन पार्टी। अब इसका क्या अर्थ है, क्या सेंस है, और कौन सी मूर्खता है, इस तरह के उदाहरण दे रहा हूं मैं जो आजकल चल रहा है। फिर मैं वही कर, आपने कहा सर क्या सेंस है, मैं उसके आगे नाम लगाऊंगा कि इतने की आवश्यकता है। दूसरा आपने कहा ये क्या मूर्खता है, तो मूर्खों से आप मूर्खता के अलावा और किसी चीज की उम्मीद मत करिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सर इनको छोड़ दें। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन जी, एक मामला तो है, अभी जो घूसखोर पंडित नाम की एक फिल्म या वेब सीरीज जो भी आई, एक ही दिन 2 लोगों ने रिएक्ट किया उस पर। एक योगी आदित्यनाथ ने, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, और जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस मुकदमे की तहरीर में लिखी गई है कि मुख्यमंत्री जी की आज्ञा के अनुसार, आप लोग तो प्रशासकीय अधिकारी रहे हैं सर, कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा, इस तरह के नोट बनते हैं, आदेश इस तरीके से लिखे जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी की ऐसी इच्छा है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद ऐसा ऐसा, और सेक्रेटरीज जो है ऑर्डर करते हैं अधिकारी। तो या तो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज कराया, या दूसरे किसी नेता का, मैं अभी भी कहूंगा दर्शक जाएं खोजें घूसखोर पंडित पे, अगर अकेला बयान किसी ने दिया, ट्वीट आया, तो बहन मायावती का था, उनका नहीं, ये गलत है। तो ठीक है, उन्होंने चूंकि ये जो सोशल इंजीनियरिंग की थी, इसके बदौलत उन्होंने सत्ता पाई है, उनके लिए इसका लाभ हुआ है, तो एक बार और ट्राई कर रही हैं। आखिर चुनाव लड़ना है सर, उनको कोई योगी जी के साथ जो है वो टी पार्टी थोड़ी ना करनी है। जब 27 के विधानसभा चुनाव में उतरेंगी तो सभी सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगी, लेकिन इन तमाम कोशिशों का अब कोई वो असर नहीं होगा पहले की तरह। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी राजनीति में एक जो मतदाता वर्ग है वो अब अस्थायी हो रहा है, ये उदाहरण है। वरना आप 32 साल के बाद जो है उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं रिपीट कर लेते। तो ये मजबूती है। और एक बात और भी है, मैं एक चीज और मानता हूं बड़ी ईमानदारी से, जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा चाहे केंद्र में चाहे उत्तर प्रदेश में, सर मेरा ऐसा मानना है ये तात्कालिक आमर्श है, तात्कालिक असंतोष है, इसमें कोई परमानेंसी नहीं है। मुझे भी पता है ये तात्कालिक है, लेकिन जो इनका IT सेल है वो उसको परमानेंट बनाने में लगा हुआ है, गालियां दे दे। अरे तो सर एक चीज जान लीजिए, राम जी की गिलहरियां फिर छोड़ेंगी नहीं, ये चाहे कुछ भी कर लें, ये कुछ भी करा दें मुकदमे, ये वो किसी भी तरह की चीज करा दें, इनकी बिसात नहीं है सर। मैं क्यों अभी कड़ी बात हो जाएगी, इनकी बिसात नहीं है ना, कड़ी बात में इनको जानने वाला कौन है, इनकी क्या मतलब क्या है सर, ये कॉपी कट पेस्टियां हैं, इसके अलावा और क्या है। ठीक है भाई, कर्मचारी हो तो कर्मचारी हो तो तुमको ऑफिस तो मिलेगा ही, तुमको गाड़ी मिलेगा, तुमको सब मिलेगा। अब एक संस्मरण और सुनाता हूं सर, बिल्कुल सच्ची बात, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं कि जिसमें आपको सच्चे उदाहरणों से ही कुछ ऐसी चीज है जो पता चलेगी, सही बात पता चलेगी। योगी आदित्यनाथ जी आ गए थे 2017 में। आप जानते हैं मैं कल्चरल एक्टिविस्ट हूं, मैं कल्चर में एक्टिव रहता हूं, संस्कार भारती से मुझे जोड़ा, और बिल्कुल बाबा जी याद है ना वो नैमिषेय कार्यक्रम के जरिए जोड़ा गया हम लोगों को, उसी से मैं ICCR भी गया, बिल्कुल संस्कार भारती ने। मैं एहसान फरामोश थोड़ी ना मैं कहूंगा, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे नाम का रिकमेंडेशन गया है। अचानक एक दिन फोन आया तो मैंने तो सोचा कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है फोन पे, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से फोन आया था। एक उदाहरण आपको बता रहा हूं सर, अचानक एक हमारे जानने वाले अधिकारी थे जो उस समय सूचना और जनसंपर्क विभाग के भी हेड थे,
उन्होंने पर्सनली फोन किया और कहा कि जरा आइए मिलता है। मैं गया मिलने। उन्होंने कहा जरा सोशल मीडिया जो यहाँ पर टीम है जो हैंडल करती है मुख्यमंत्री जी का या सरकार का, जरा जाइए देख के आइए और मुझे एक थर्ड पार्टी जैसा एक ब्रीफ दीजिएगा कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है। तो मैं गया। सर, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। 1 दर्जन के लगभग सोशल मीडिया की टीम थी मुख्यमंत्री की, उसमें 3 मजहबी, जो मेन इंचार्ज था वो मजहबी। वेरी गुड। गंगा जमुनी तहजीब। और वो टीम, वो ठेका किसको मिला था? एक प्राइवेट कंपनी को ठेका मिला था, उसके पेरोल पे से थे। थोड़ा सा पीछे जब जानकारी मैंने पता किया तो वो दिल्ली से अपॉइंटेड थे। खैर बाद में वो टेंडर कैंसिल हुआ और टेंडर कैंसिल होने के बाद टीम बदली। तो सर, इस तरह की चीजें अगर आप करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये आपका काम बनाने वाले नहीं हैं, ये काम बन रहा था। वो कहते हैं ना कि हम इतने ऊंचे थे, तो 2 लाइनें याद आ रही हैं। महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा था वो शख्स किसी और के कंधे पे खड़ा था। तो ये तो माहौल बना हुआ है। अब ये बाढ़ का पानी यहां तक बढ़ा है, तो आप अगर यहां तैर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना भाई बाढ़ उतरेगी धड़ाम से नीचे गिरोगे तो इनके बनाने से नहीं, लेकिन ये माहौल बिगाड़ने के जिम्मेदार हैं। इसमें तो ये उस्ताद हैं, ये कर ले जाएंगे ये। इसलिए मुझे लगता है कि अब हम लोगों तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन इन लोगों को ही दुरुस्त करना है इस तरह के कामों से। लेकिन ये तात्कालिक आमर्श है, इसमें कोई परमानेंसी नहीं है। तो विपक्षी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि उधार के सिंदूर से सर सुहागिन नहीं बना जाता बहुत ज्यादा दिनों तक। तो ये परमानेंसी है, लेकिन इन लोगों को भी ध्यान तो देना पड़ेगा। जी जी बाबा जी, कल एक विषय आया और इस समय मोहन भागवत जी की आउटरीच चल रही है पंच परिवर्तन वाली, और उसमें उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात की कि जो हिंदू शब्द है ये संज्ञा नहीं है, विशेषण है। इसके बारे में क्या कहेंगे? विशेष आदमी है सर, विशेषण ही निकलेगा उनके मुंह से। और सामने शिल्पा शेट्टी भी थी जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकला हुआ है। सलमान खान भी थे जिनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सलीम खान जी के पुत्र 786 वाले, और भी अदनान सामी भी थे, और भी कई आपके रणवीर कपूर भी थे, क्या बोलते हैं, बिग बीफ गाय, इत्यादि इत्यादि। तो अब हिंदू जो है वो संज्ञा नहीं है, मतलब हिंदू आइडेंटिटी नहीं है, क्या है, विशेषण है। जी सर, मैं कई बार मेरी विषय में बड़ी आलोचना हो जाती है कि बाबा जी आप जो है आप मैंने इसीलिए आपसे पूछा, अवनीश जी से नहीं पूछा। होली काउ सर, मैं होली काउ मैं नहीं अवनीश जी के मानता हाथ बंधे हुए इस मामले होली में काउ नहीं। नहीं होनी चाहिए। तो सर, संग इज अनदर होली काउ। संग इज अनदर होली काउ। और मुझे कई बार मैं तो मुझे इनकी जो बातें आपत्तिजनक होती है मैं तो सरेआम उसको बोलते कि मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को। जैसे जब इन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो, तो मैंने कहा फिर तो ये तो आप राम मंदिर के लिए भी बोलेंगे। राम मंदिर में क्यों खोजा था आपने? हैं? आप बोल दीजिए ना कि नहीं भैया उनकी मस्जिद उनको वापस करो, हटा लो अपना राम मंदिर। तो सर, ये मुझे नहीं समझ में आता कि ये संघ की ऐसी कौन सा आउटरीच प्रोग्राम है और किसको खुश करना चाहते हैं, और किसी को नाराज करके किसी को खुश क्यों करना चाहते हैं? क्या जरूरत? अच्छा, ये सलमान खान जैसे लोगों को और शिल्पा शेट्टी जैसे लोगों को या इस प्रकार इन भांडों को क्यों घुसने देते हैं अपने कार्यक्रमों में? अच्छा, एक बात बताइए, कल से वो चर्चा चल रही है ये सलमान खान आया। क्या जरूरत थी सलमान खान को आने की? क्यों आया? उसकी फिल्म आने वाली है, वो गलवान वाली, उसकी पब्लिसिटी करने आया है और आप उसको मंच प्रदान कर रहे हैं। अपने मंच का उपयोग, हालांकि मंच आपने नहीं दिया, परंतु आपकी दर्शक दीर्घा में बैठ के भी वो आपसे ज्यादा पब्लिसिटी ले गया सर। और इस प्रकार के ये जो संघ प्रमुख के जो बयान है ना, मुझे तो समझ में नहीं आता। हालांकि साहब इतनी बड़ी हस्तियां हैं, उन पे मैं टिप्पणी करता हुआ अच्छा नहीं लगता हूं, पर संघ मैंने सुना है अगले 100 साल का कार्यक्रम बनाता है। तो अगले 100 साल के लिए संघ क्या कार्यक्रम बना रहा है,
क्या ये घर वापसी की कोई प्लानिंग बना रहा है क्या, बहुत लंबी चौड़ी, कि 25 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी करानी है, इसलिए कंडूसिव बना रहा है? आप संज्ञा है ही नहीं, यहाँ तो विशेषण है, तो उसमें सभी सम्मिलित हो गए। हाँ, हो गई घर वापसी। तो अगर विशेषण है तो क्या सचमुच सभी मुसलमानों को भी हिंदू कहा जा सके, हिंदू बताया जा सके? संघ तो कह ही रहा है, वो भले ना माने। हाँ जी। तो सर ये सर यही है, मैं तो ये मानता हूं कि मैं सहमत नहीं हूं संघ की इस अप्रोच से, और संघ को घर वापसी पे एक ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिए, और हिंदू समाज को घर वापसी को एक्सेप्ट करने का, कि वो जो 25 करोड़ मुसलमान यदि हिंदू बनाए जाते हैं तो उनको कैसे एसिमिलेट करना है हिंदू समाज में, इसके लिए तो निश्चित रूप से एक परिभाषा बनाने की जरूरत है। पर वो अधकचरा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने बोल दिया कि साहब संज्ञा नहीं है, विशेषण है। सर डीएनए एक ही है ना सर? जी, एक ही डीएनए है, ये भी तो। सर डीएनए एक है, बिल्कुल है, और हिंदुओं को तैयार करें इस बात के लिए कि अगर 25 करोड़ मुसलमान हिंदू बनता है तो उसको हम कैसे एसिमिलेट करेंगे, उनसे रोटी बेटी का रिश्ता होगा कि नहीं होगा, क्या एक नई बिरादरी क्रिएट करेंगे, क्या एक नई जाति बन जाएगी हिंदुओं में, जो भी करना है सर करें, पर अप्रोच एकदम सीधी होनी चाहिए, घुमा फिरा के बात ना करें जी। तीसरी चीज, पंजाब में जिस तरीके से धर्मांतरण चल रहा है और संघ ने चुप्पी साध रखी है, अब तक कोई ठोस आक्रामक कार्यक्रम इस धर्मांतरण को रोकने के लिए मुझे संघ का नहीं दिखाई दिया। मैं एक्टिवली काम कर रहा हूं पंजाब में, और मैंने देखा है कि संघ का कोई इंटरेस्ट नहीं है धर्मांतरण को एड्रेस करने में, पंजाब में कम से कम। ना एसजीपीसी का कोई इंटरेस्ट है, ना संघ का कोई इंटरेस्ट है, और बिल्कुल खुली छूट दे दी गई है मिशनरीज को पंजाब में सरपंच, और अब तो आक्रामक हो गए हैं। सुनिए, ये नीले घाघरे वाले अपने आप को बहुत बड़े सूरमा बनते हैं ना, जब मसीही समूह सामने आ जाता है तो बिल्कुल चिट्टे पिट्टे गुम हो जाती है, भाग जाते हैं, नहीं करते। मसीही, इनकी ये सारी गुंडागर्दी सिर्फ हिंदुओं पे चलती है। हिम्मत नहीं है कि चंगाई सभाओं को कुछ कह दें, या चंगाई सभाओं को डिसरप्ट कर दें, या चंगाई जितना ये मिशनरी चल रहा है इस पे एक टिप्पणी तक कर दें। डिसरप्ट करना, सड़क पे उतरना तो बहुत बड़ी बात है, एक बयान दे दें, इतनी हिम्मत नहीं है। वो जितने भी खालिस्तानी सूरमे हैं सब वहीं बैठ के हैं, हिंदुओं पे ही उनकी तलवार चलती है, इन पे नहीं चलती है जी। संघ भी चुप बैठा है, संघ तो सभी जगह चुप बैठा है। तो कह दिया जब संज्ञा नहीं विशेषण है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मुसलमान भी हिंदू मुसलमान है। हाँ ठीक है ना, तो नहीं ठीक है, संज्ञा नहीं विशेषण है तो वो सब उधर तो है कि हाँ बिल्कुल मुसलमान मानेगा, एक एक मुसलमान मानेगा कि हिंदू विशेषण है, फिर वो कहेगा हमारी तरफ आओ, हमको कहें अपने घर में ले जा रहे हो। एक तरफ वो लगा हुआ है लगातार, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं। सर मुझे लगता है आप जाने दीजिए, लेकिन कहना तो पड़ेगा। सर देखिए, हिंदू किसी फतवे से नहीं चल सकता, ये भरोसा कर लेना चाहिए लोगों को। हाँ की हुई कौम नहीं है। दो लाइन याद आ रही है, ये लोग तन से नहीं जहन से अपाहिज हैं, उधर चलेंगे जिधर रहनुमा घुमाएगा। तो हिंदू के ऊपर ये लागू नहीं होता। आप उसके न तो पॉलिटिकली उसको हाँक सकते हैं, हालांकि इसका दोष भी रहा है कि कभी हिंदू वोट बैंक नहीं बना, उसमें सिर्फ 2014 से थोड़ी सी चेतना आई है, तो उसका ये परिणाम है। लेकिन अगर ये फतवेबाजी से करेंगे कि वो कह देंगे नहीं आज से तुम्हारा नाम अवनीश पी शर्मा नहीं, आज से तुम्हारा नाम फलाने, ऐसे थोड़ी ना होगा। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन संज्ञा है और कौन विशेषण है? फिर आप लगेंगे किसी दिन लिंग तय करने कि कोई जरूरी नहीं है कि अवनीश जी तुम जो अपने आप को समझते हो वो हो। सर ये गलत बात है। ये हरी किताबें और वो जो सफेद किताबें, ये उनका काम है कि लिखे हुए नियम और फतवे से चलें। सनातन कभी किसी फतवे और किसी उससे नहीं चलेगा, तो इससे बचना चाहिए। यह अतिक्रमण है, अनावश्यक अतिक्रमण है, और मुझे तो समझ में नहीं आता। हो सकता है भाई जो बाबा जी ने कहा कि तो इतने लंबे लंबे प्लान बनाते, हो सकता है हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि कितना लंबा प्लान बना। लेकिन भैया ऐसा भी लंबा प्लान मत बना दीजिए, उसको टुकड़े टुकड़े में करिए ना, थोड़ा हम जैसे लोगों को समझ में भी आए। हाँ, आ जाए, हमारी भी समझ में आ जाए।
हाँ, तो छोटी ही बाकी वो समझदारी है, लेकिन आ जाए समझ में। अब ये क्या क्या हलब्बा हलब्बा बना देगा, हम लोगों को पता ही नहीं चले, कंफ्यूज हो, और आपका जो है 27 गड़बड़ा जाए, 29 गड़बड़ा जाए। एक बार आप बिहार में जाके गड़बड़ा ही चुके हैं, तो बिहार पटरी पे आ गया था। तो आप सोचिए कहाँ भेजना। बाकी आपको किसी की पार्टी करनी हो, किसको फोटो खिंचाना हो, वो आप है, हमारे साथ नहीं खिंचाएंगे, आप जानते हैं हम। हाँ, तमन्ना भी नहीं है। वैसे ये बताएं, बचना चाहिए सर। आपका तो बच निकट का संबंध है। आजकल संघ की शाखाओं की क्या स्थिति है? कितने लोग आते हैं? मुझे तो जो लोग बताते हैं, कहते हैं कि साहब की बड़ा दयनीय स्थिति है। बाबा जी से पूछ रहे हैं ना सर? आपसे पूछो। नहीं सर, मेरी ऐसी कोई नजदीकी नहीं है सर। मैं ये कहता हूं कि मैं भावनात्मक रूप से संघ के नजदीक हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे जो सोशल मीडिया पे सर, दिखाई मुझे देता है है, इसका या अनुभव। जितने लोग। सर, जी अच्छा, जी सर, जी मुझे इसका पर्सनल अनुभव है। हाँ हाँ, संघ की शाखाओं की बहुत दयनीय स्थिति आज से 20 साल पहले भी थी, आज से 30 साल पहले भी थी, आज से 40 साल पहले थी, आज भी है। और मैंने पूरे पंजाब की संघ की शाखाएं देखी है, यूपी की देखी है, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र की देख के आया हूं। 4, 6, 8 बुढ़े जो किसी काम के नहीं है, वो वहां शाखाओं में जाते हैं। 100 साल पुरानी ड्रिल, 100 साल पुरानी इनकी एक प्रार्थना, 100 साल पहले बना हुआ कार्यक्रम, 100 साल पुरानी इन्होंने गेम्स इजाद कर रखी थी, वो आज भी चलाते हैं। पता नहीं इनका काम करने का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और एक चीज और बताऊं आपको, मेरे विद्यालय में 10 दिवसीय संघ का शिविर चला, 10 दिवसीय, और पूरे पंजाब से संघ के कार्यकर्ता आए थे। सभी फूके कारतूस, 65 साल से ऊपर के बुढ़े थे। कुछ 2-4 युवा जबरदस्ती पकड़ के लाए गए थे, तो मैं दूर से उनके कभी सारे प्रोग्राम्स को ऑब्जर्व करता था। सर, 100 साल पहले जो शाखा लगती थी ना, वही आज भी चलती है। और सर, जो वो सारे दिन में 10 दिनों में इन्होंने उनको सिखाया, वो सर 1 घंटे से ज्यादा का प्रोग्राम नहीं था। तो आज का युवा कभी भी इनकी शाखा से नहीं जुड़ेगा। बिकॉज मैं भी गया था 2 दिन, मुझे लगा मैं जुड़ जाता हूं। इट इज एक्सट्रीमली बोरिंग, आउटडेटेड। इसको आज के युवा के अनुरूप रीडिजाइन करने की जरूरत है। ये 100 साल पुरानी शाखा का प्रोग्राम नहीं चलेगा। जी सर, मुझे क्षमा करेंगे, मुझे ना सर अगले प्रोग्राम में जाना है। अब तो वैसे भी मैं तो कार्यक्रम समाप्त करने ही वाला था। बाबा जी, उनके लिए कहा भी तो जाता है, बैठक, भोजन और विश्राम आरएसएस के 3 ही काम। आइए चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को और अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम।